वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2008 में रिलीज हुई एक टीनेज कॉमेडी मूवी। तो क्या है ना, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है जो किसी की नहीं सुनती, आवारागर्दी करती है, हर किसी को अकड़ दिखाती है। उसे रास्ते पर लाने के लिए उसे इंग्लैंड के एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है जहाँ ढेरों नियम है, कड़े कायदे कानून है। तो ऐसे स्कूल में आकर वो लाइफ का असली मतलब समझ पाई। जहाँ उसके पिता ने एक्सपेक्ट किया था, क्या वो रास्ते पर आ पाई या नहीं, यही इस मूवी को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए टाइम वेस्ट मत करना, शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी के हीरोइन पॉपी को दिखाते हैं, जो कि एक करोड़पति बाप की बड़ी बेटी है और बहुत ही बिगड़ी हुई है, किसी की नहीं सुनती, दूसरों की जरा भी कदर नहीं करती। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है मॉली, लेकिन वो पॉपी की तरह नहीं है दोस्तों। बहुत ही नरम दिल लड़की है, पापा का कहना मानती है, सारी चीजें मानती है। दोनों की माँ कई साल पहले चल बसी थी और आज इनके पापा दूसरी शादी करके इनकी स्टेप मॉम को घर लेकर आने वाले हैं। उनकी सारी चीजें ट्रक में आई होती हैं, लेकिन ये चीजें पॉपी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स को बुला लेती है और अपनी स्टेप मॉम की चीजों को तोड़ फोड़ के रख देती है। इनका घर समुद्र तट पे है, तो वो स्टेप मॉम की चीजों को पानी में फेंक कर खेल लेते हैं। पॉपी भी मस्त पानी में कूद जाती है। इतने में आ जाते हैं उसके पापा, जिनका नाम है गैरी। गैरी वैसे तो अपनी बेटी को नहीं डांटता, लेकिन आज तो बेटी ने हद कर दी थी। वो पॉपी के फ्रेंड्स को दफा कर देता है और पॉपी से कहता है कि मैं तुम्हारी ये हरकतें बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ बेटा, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस बार तुम्हें मैं पक्का इंग्लैंड के उस स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल में भेज कर ही रहूंगा। तो पॉपी कहती, ये सब आप लाखों बार कह चुके हैं, पर मैं इन धमकियों से नहीं डरने वाली पापा, और मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपने से कभी अलग नहीं करेंगे। पर गैरी कहता है कि इस बार मैं सीरियस हूँ, अपनी चीजें पैक कर लो, तुम्हें जल्दी बोर्डिंग स्कूल जाना होगा। उस रात पॉपी मॉली से कहती कि शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर गई यार, क्या सच में पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे? तो मॉली कहती है, और नहीं तो क्या, तुम काम ही ऐसा करती हो, पापा को गुस्सा तो आएगा ही। अगले दिन पॉपी अपनी बेस्ट फ्रेंड रूबी से मिलने जाती है, लेकिन रूबी को पॉपी के बॉयफ्रेंड पे क्रश है दोस्तों, और वो कैसे भी करके उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेना चाहती है। खैर दोनों मिलकर इंग्लैंड के उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में इंटरनेट में देखती है और उस स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन को देखकर दोनों को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है और वहाँ लड़कियों को मेकअप करना अलाउड नहीं है, बाल बनाने के लिए भी कायदे कानून है। तो पॉपी कहती है कि यार कुछ भी करके मुझे बचा ले, ऐसे स्कूल में तो मैं कभी तो छोड़ो एक दिन भी नहीं टिक पाऊंगी। लेकिन क्या करें दोस्तों, गैरी तो अपने इरादे का पक्का है। अगले ही दिन वो पॉपी को इंग्लैंड के उस बोर्डिंग स्कूल में लेके जाता है। बहुत बड़ा बोर्डिंग स्कूल है। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस उन्हें रिसीव करती है, इनका नाम है नताशा। गैरी नताशा को बताता है कि मैंने बहुत ही लाड प्यार देकर अपनी बेटी को बिगाड़ दिया है, शायद वो किसी की नहीं सुनती, दूसरों का उसको जरा भी लिहाज नहीं है, आप ही के भरोसे अब यहाँ पे लेके आया हूँ। तो नताशा कहती है, अरे आप फिक्र मत कीजिए, अब वो यहाँ पे आ गई है तो पूरी तरह से बदल जाएगी या बदल दी जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। कहकर वो जाती है पॉपी के पास, लेकिन पॉपी एकदम अकड़कर उससे बातें करती है। और तब स्कूल की दूसरी स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, उनमें से एक बड़ी लड़की जिसका नाम हैरट है, वही स्कूल की स्टूडेंट लीडर है दोस्तों, और ये अपनी सी छोटी क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी कर्मचारी बनाकर उनसे अपने सारे काम करवाती है। इस तरह की है ये। दूसरी ओर नताशा केट नाम की लड़की को बुलाती है अपने पास और बताती है कि ये नई स्टूडेंट है, इसे इसका कमरा दिखाओ और हाँ इस स्कूल के बारे में सारी चीजें समझा दो। अब वैसे दोस्तों पॉपी का ये स्टाइलिश रंग ढंग देखकर दूसरी लड़कियां तो चौंक जाती हैं। केट पॉपी से प्यार से बात करती है, लेकिन अपनी पॉपी उससे भी एटीट्यूड दिखाती है। तो वो हंसकर कहती है कि तुम्हारी दाल इधर नहीं गलने वाली, 2 दिन में तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना सब खत्म हो जाएगा, पहले बता दिया। अब उसके जाने के बाद वहाँ पे हैरट आती है और उसके साथ उसकी 2 कर्मचारी भी होती है। वो कहती है कि यहाँ इतना स्टाइलिश होना मना है, समझी, चुपचाप जल्दी से जाओ यूनिफॉर्म पहन लो। तो पॉपी उसको उल्टा जवाब दे जाती है। तो वो कहती है, अच्छा तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चलती है, लगता है इस जबान को काटना पड़ेगा पॉपी। इस तरह पॉपी को धमकाकर वो और उसकी चमचियां चली जाती हैं दोस्तों। फिर गैरी आकर कहता है, ये सब मैं देखो बेटा तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में कुछ सीखो, एक अच्छी इंसान बनो, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। कहकर वो भी चला जाता है, क्योंकि उसने अभी हाल ही में नई शादी की है, तो वो भी तो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। और दोस्तों अब पॉपी इस अनजान जगह पर एक अनजान स्कूल में अजनबियों के बीच बिल्कुल अकेला फील करने लग जाती है, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है उसके पास। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पे 4 और लड़कियां अपनी चीजें अरेंज कर रही होती हैं। तो पॉपी कहती है, तुम सब कौन हो, ये मेरा कमरा है, जल्दी से जगह खाली करो। चारों ही हंसने लग जाती हैं कि तुम कोई 5 स्टार होटल में नहीं आई हो, ये बोर्डिंग स्कूल है मेरी जान, यहाँ एक कमरे में 5-5 रहते हैं। तो पॉपी बड़ी परेशान हो जाती है कि इतने छोटे कमरे में 5 लोग कैसे। वो चारों पॉपी से बहुत ही अच्छा बर्ताव करती हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, पर पॉपी है कि वहाँ की हर चीज को सैनिटाइजर से साफ करती है। वो खाने के लिए कुछ देती है तो पॉपी उसको हाथ तक नहीं लगाती, और वो चारों समझ जाते हैं कि ये जरूर किसी बड़े घर की अकड़ू लड़की होगी। उन सबके पास तो नॉर्मल फोन्स होते हैं, लेकिन पॉपी के पास है आईफोन। इतने में हॉस्टल की मेट्रन आकर सबके फोन्स ले लेती है, क्योंकि यहाँ कोई अपने पास फोन्स नहीं रख सकते दोस्तों। पर पॉपी नहीं मानती, कहती है कि शायद आप नहीं जानती कि मेरे पापा कौन है, मुझे अपना फोन वापस चाहिए अभी के अभी। तो मेट्रन कहती है, तुम्हारे पापा देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस स्कूल के अंदर सब एक जैसे हैं,
और स्कूल के कायदे कानून को फॉलो नहीं किया तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे लिए। पर पॉपी बार बार उल्टा जवाब देती है तो मैटर्न कहती है तुम इस तरह नहीं मारोगी ना, रुको जरा, संडे तक तुम्हें डिटेंशन में रखा जाएगा और क्योंकि तुम्हारी ये रूममेट्स जो कि पहले से इस स्कूल में पढ़ रही हैं, उन्होंने तुम्हें कायदे कानून नहीं समझाए, इसलिए तुम्हारे साथ इनको भी डिटेंशन में रखा जाएगा, यही है तुम्हारा पनिशमेंट। और फिर उसके जाने के बाद चारों लड़कियां पॉपी पे गुस्सा होती हैं कि यार ये क्या हरकत है, तुम्हारी वजह से अब हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। खैर दोस्तों, अगले सीन में सभी यूनिफॉर्म्स पहनकर लंच के लिए निकलती है। पॉपी का छोटा स्कर्ट देखकर केट कहती है ये देखो यहाँ पे अलाउड नहीं है। पॉपी कहती है मेरे पास तो यही है, देखती हूँ यहाँ मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहनने से कौन मना करता है। और तभी वहाँ पे फ्रेडी नाम का एक लड़का आता है। दोस्तों ये है तो गर्ल्स स्कूल, लेकिन फ्रेडी यहाँ सिर्फ लंच करने आया हुआ है। दरअसल ये हेड मिस्ट्रेस नताशा का बेटा है जो पास ही के बॉयज स्कूल में पढ़ता है। इस बोर्डिंग स्कूल के पास ही नताशा का घर है और फ्रेडी रोज यहाँ पे इसीलिए लंच करने आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और लड़का अलाउड नहीं है। दोस्तों वैसे तो सभी लड़कियों को फ्रेडी पे क्रश है, लेकिन कोई उससे बात तक नहीं कर सकती सिवाय हैरेट के। हैरेट को भी फ्रेडी पे क्रश है, पर पॉपी को तो बस लंच का इंतजार है, उसे फ्रेडी में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। फिर खाना सर्व किया जाता है जिसको देखकर पॉपी को लगता है कि ये तो जेल के खाने से भी बदतर है। अरे मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपनी स्टेप मॉम की चीजों को तुड़वाकर उनके साथ खेला, वरना आज आराम से घर पे रहती ऐश करती। खैर इस तरह वो खुद में सोचती, थोड़ा सा उसको गिल्ट होता है और खाना खाने से पहले सभी प्रेयर करते हैं। पर पॉपी कोई ना कोई शैतानी करती रहती है ताकि नताशा तंग आकर उसे स्कूल से निकाल दे। उसकी हरकतें देखकर बाकी लड़कियां उसे बड़ी घूरती रहती हैं, लेकिन फ्रेडी उसको देखकर हंसता है। इस पर हैरेट को बड़ी जलन होती है। लंच के बाद दोस्तों वो पॉपी को पकड़ लेती है और कहती है कि आइंदा तुमने उस लड़के को अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा, वो मेरा बंदा है समझी, उससे दूर रहो। और पॉपी की कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसे फ्रेडी में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। अगले सीन में सभी अपने कमरे में होती है। पॉपी तो मस्त अपना ईयरफोन्स पहनकर म्यूजिक सुन रही होती है और तब वो लड़कियां आपस में पॉपी के बारे में बातें करती हैं। कहती है बहुत ही अमीर घर की लगती है, जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही। तो पॉपी अचानक अपने ईयरफोन्स निकाल कर कहती है हाँ मेरे 4 या 5 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। अब ये सुनकर चारों चौंक जाती हैं और लगता है वो बॉयफ्रेंड के लिए तरस गई हैं। दोस्तों वो चारों कहती हैं कि तुम तो बहुत ही लकी हो यार जो इस उम्र में तुम्हारे 4-5 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, हमें देखो ना, हमें आज तक एक भी नसीब नहीं हुआ। कभी कभी नताशा का बेटा फ्रेडी आता रहता है, उसी को देखकर बस तसल्ली कर लेती हैं। रुको जरा दोस्तों, पॉपी के इन रूममेट्स का भी जरा इंट्रो हो जाए। तो ये जिस लड़की का आईब्रो सवारा जा रहा है उसका नाम है जेनिफर और जो लड़की उसको सजा रही है उसे तो हम जानते हैं वो केट है। दूसरी ओर बेड पे आगे बैठी लड़की है किकी और उसके पीछे बैठी है जोजी। पॉपी कहती मुझे यूएस में अपनी बेस्ट फ्रेंड को ईमेल करना है, यहाँ उसकी कोई सुविधा है क्या? तो वो कहती है कंप्यूटर रूम में उसकी सुविधा है लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं है। पॉपी कहती कोई बात नहीं, नहीं जाऊंगी। लेकिन सबके सो जाने के बाद वो चुपके से कंप्यूटर रूम में जाकर रूबी को मेल करने लगती है कि यार मैं कैसे भी करके इस बोर्डिंग स्कूल से भाग आऊंगी, यहाँ दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ पे मेरी 4 रूममेट्स हैं और चारों इतनी लो क्लास के हैं कि पूछो मत, 3rd डिग्री। अरे वो हमारे स्टैंडर्ड की है ही नहीं, इनके साथ में भला कैसे रह सकती हूँ। इस तरह वो अपनी रूममेट्स को अपने से नीचा समझकर बहुत ही कुछ कह देती है। अपना मेल भेजकर वो जाने वाली होती है कि तभी किसी की आहट सुनकर छुपकर देखती है। दरअसल जेनिफर फ्रीजर रूम से पेस्ट्री चुरा कर खा रही होती है। लगता है दोस्तों ये उसका रोज का काम है। इसी बीच मेट्रन आकर अचानक सारी लड़कियों को कमरे से निकाल रही होती है क्योंकि आज फायर ड्रिल है, यानी कभी अगर आग लग जाए तो कैसे उस समय हैंडल करनी है चीजों को, उसकी प्रैक्टिस होती है। अब अगर यहाँ पे दिक्कत ये है मैट्रन ने पॉपी को देख लिया तो पूछेगी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कमरे में क्यों नहीं थी, कहाँ चली गई थी वगैरह वगैरह। तो पॉपी उससे छुपकर एक विंडो के जरिए दूसरी तरफ जाती है और एक लैडर से ऊपर चढ़कर देखती है तो पता चलता है कि फायर ड्रिल के लिए सभी स्कूल के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब अब पॉपी वहाँ नहीं जा सकती, वो किसी दूसरे रास्ते से जाकर एक कमरे में घुस जाती है। तो अचानक दोस्तों बाथरूम से आवाज आती है कि कौन है। पॉपी कहती है मैं पॉपी हूँ और वो आवाज एक लड़के की होती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो फायर ड्रिल में होना चाहिए, तुम स्कूल में नहीं हो क्या? पॉपी कहती है हाँ मैं नहीं हूँ, यूएस के लॉस एंजलिस से आई हूँ। वो कहता है मैं समझ गया, अब तुम जाओ। तो पॉपी भी चुपचाप निकल जाती है। अब अगले दिन दोस्तों स्कूल में लक्रोज गेम का प्रैक्टिस चल रहा होता है। लक्रोज हॉकी जैसा एक टीम गेम है जो कि यहाँ पे काफी फेमस है। इनका स्कूल कई साल पहले इस गेम में चैंपियनशिप जीता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। इस टीम की कैप्टन भी हैरेट ही है और ये है इनकी कोच। तो तभी वहाँ पे इनका इंग्लिश टीचर आता है और वो कोच को बड़ी तिरछी नजर से देखकर शर्मा जाता है। लगता है इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। दोस्तों लड़कियां भी इस बारे में गॉसिप करती रहती हैं। कोच कहती है कि पिछले कुछ सालों से हमारी टीम कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, हमें एक नई और स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की जरूरत है। और तब पॉपी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि अरे अब मैं आ गई हूँ, इस टीम को और ऊपर उठाना मेरा फर्ज बनता है। हैरेट कहती है कि बातों से गेम नहीं जीता जाता बल्कि खेलने से जीता जाता है, पहले मेरे साथ खेलकर मुझे जीत कर दिखाओ फिर देखेंगे। तो पॉपी भी चैलेंज लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन गोल करने के बजाय दोनों स्टिक से लड़ बैठती हैं। दोस्तों इतने में एक बढ़िया कार में फ्रेडी वहाँ पे आ जाता है और पूछता है कि अरे क्या चल रहा है गर्ल्स, ये प्लेग्राउंड है, रेसलिंग नहीं। तो इस पर दोनों लड़ना बंद कर देती हैं। तो हैरेट कहती है हेलो फ्रेडी कैसे हो, तुम्हारी कार बड़ी मस्त है यार। लेकिन लगता है दोस्तों वो हैरेट को उतना भाव नहीं देता। वो पॉपी का नाम लेकर कहता है कि नहीं आई हो, आते ही लड़ाई शुरू कर दी तुमने। पॉपी चौंक जाती कि इसको मेरा नाम पता कैसे चला। और फिर उसको याद आता है कि उस दिन वो जिस कमरे में घुसी थी
वहाँ बाथरूम में जिसने पॉपी से बात की थी वो फ्रेडी ही तो था। फ्रेडी कहता है लड़ना छोड़ो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, वही काम आएगा, कहकर वो चला जाता है। अब दोस्तों हैरियट के पेट में तो ऐसी जलन होती क्या बोले। वो ये सोचती कि फ्रेडी ने मुझे तो कभी नाम से इस तरह नहीं पुकारा, लेकिन इस नई नई लड़की को आए हुआ भी कितना टाइम हुआ है, इसको बड़े नाम से पुकार रहा है। तो गुस्से में वो अपने कमरे में लौट आती है। वहाँ उसने फ्रेडी की फोटो रखी होती है और लगता है बेचारी उसके साथ जीने के सपने देख रही थी। दूसरी ओर पॉपी नताशा से मिलने उसके कमरे में घुस जाती है। नताशा कहती है तुम जो भी हो दरवाजा नॉक करके आओ। पॉपी फिर बाहर जाकर नॉक करके अंदर आती है और कहती है वो हैरियट हर वक्त मुझे तंग करती रहती है, मैं यहाँ पे चैन से नहीं रह पाऊंगी, अभी मेरे पापा को कॉल करो, मुझे यहाँ से लेकर जाना है उनको। पर नताशा उसे एडवाइस देते कि बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हें सुधारने का काम मुझे सौंपा है और वो काम मैं करके रहूंगी। यहाँ पे ये तुम्हारा पहला साल है जो कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए काफी मुश्किल भी होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद को जरा बदल सकती हो और इस स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट बन सकती हो, इसलिए जल्दबाजी मत करो, कुछ दिन सब्र करो फिर देखेंगे। तो पॉपी उदास होकर बाहर एक बेंच पे बैठी होती है और तब हैरियट और उसकी चमची ऊपर से उस पर गंदा गंदा पानी फेंकती है। फिर हैरियट कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से फेंक दिया। हैरियट दोस्तों पॉपी को बात बात पे तंग करती है, ये तो उसका एक तरफ से मिशन बन चुका है और पॉपी अपने कमरे में जाती है फिर, लेकिन वो अभी भी परेशान है, उसे घर की बहुत याद आती है। तब केट आकर कहती है कि कम से कम अपना बिस्तर तो ठीक करो वरना मेट्रन आकर सभी को पनिशमेंट दे देगी। पॉपी उदास होकर बेड ठीक करती है तो केट समझ जाती है कि बेचारी परेशान है। फिर वो पॉपी को एक फोन देती है और कहती है कि लो अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बात कर लो। पॉपी पूछती सबके फोन्स तो मेट्रन ले गई, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो केट बताती है कि हर समर वेकेशन के बाद जब हम लौटती हैं तो अपने ओरिजिनल फोन्स के साथ साथ एक डमी फोन भी लाती है। उस डमी फोन को तो हम मेट्रन को दे देती हैं और ओरिजिनल फोन्स को अपने पास रख लेती है। कैसा लगा आइडिया? तो पॉपी तुरंत रूबी को कॉल करती है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता, इसलिए पॉपी एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेज देती है जिसमें वो ये पूछती है कि तुम कैसी हो रूबी, क्या कर रही हो और मेरा बॉयफ्रेंड रॉबर्ट कैसा है, मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, देखो तुम्हें मेरा मेल मिल गया या नहीं, उसका भी जवाब दो ना, तुमने जवाब नहीं दिया। इस तरह पॉपी अपने मन का जो भी दुख होता है उसके साथ वीडियो में शेयर करती है। लेकिन वहाँ रूबी पॉपी के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट के साथ मजे कर रही है दोस्तों, जो कि बेचारी पॉपी जानती ही नहीं। शुरू में पॉपी एटीट्यूड दिखाती फिरती थी लेकिन वो सब अब गायब हो चुका है। रात को जब उसकी रूममेट सो जाती है ना तो उसने जो अपना लाइटर छुपा रखा था उसे जलाकर वो अंधेरे में बैठकर बुक पढ़ने लगती है और तब उसकी रूममेट्स उसको घेर लेती हैं, पूछती हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ये तुम हमेशा इतनी उदास उदास क्यों रहती हो, अरे हमें बताओ यार, कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे लिए। तब जाकर पॉपी उन्हें सच बताती है कि यार एक्चुअली मैं यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगी। अगले दिन वो सभी मिलकर स्विमिंग पूल में रेड कलर पेंट मिला देती है और तो और दोस्तों वहाँ पे ऐसे एविडेंसेस छोड़ देती है जिससे ये लगे कि पॉपी ने ये किया। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से पॉपी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जो कि पॉपी खुद चाहती भी है। फिर इंग्लिश टीचर की क्लास में वो ऑडियो के जरिए कोई लेसन सुना रहे होते हैं तो पॉपी की टीम उसमें दूसरा सीडी लगा देती जिसमें पॉपी ने टीचर और कोच के बीच चल रहे अफेयर के बारे में कुछ कहा होता है। अब इंग्लिश टीचर और कोच मिलकर नताशा से कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये नई लड़की काफी शैतान है, न जाने वो आगे क्या करने वाली है, दिक्कत है इससे हमको। पर नताशा तो जानती है कि पॉपी ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि हम उस पर कोई एक्शन ले, उसको निकाल दे, लेकिन उसको निकालेंगे नहीं। पॉपी की टीम का प्लान तो फ्लॉप था दोस्तों, लेकिन इसी बहाने इन पांचों की बहुत बढ़िया दोस्ती हो जाती है और पॉपी भी उनके साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। वो कहती है कि नताशा तो टस से मस नहीं हो रही, पॉपी को यहाँ से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। नताशा के बेटे फ्रेडी और पॉपी का चक्कर चला देते हैं और फिर नताशा गुस्से में पॉपी को जरूर निकाल देगी। अगले दिन स्कूल से कुछ दूर दोस्तों एक टाउन में स्टूडेंट्स के लिए डांस पार्टी होती है। उसके लिए सारी लड़कियां तैयार हो जाती है और पॉपी का ड्रेस देखकर हैरियट कहती है इस तरह का ड्रेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। पॉपी कहती मेरे पास तो यही है और तब हैरियट उसको एक येलो कलर का ड्रेस देकर कहती है इसे पहन लो। हैरियट तो ये जानबूझ के कर रही है ताकि मुझसे बढ़िया कोई और ना दिखे और फिर कोई रास्ता ना पाकर पॉपी भी उसे पहन लेती है। फिर सभी एक बस में टाउन चली जाती है, वहाँ वो अलग अलग ग्रुप्स में घूम फिर कर शॉपिंग करती है। अब दोस्तों पॉपी और उसकी टीम एक दुकान में जाकर ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं। पॉपी उनके लिए बढ़िया ड्रेस सेलेक्ट कर देती है जो कि उन्हें बहुत ही पसंद आता है। फिर पांचों एक हेयर सैलून में जाती हैं। अब पॉपी दिखने में थोड़ा अमेरिकन लगती है तो उसकी फ्रेंड्स कहती है काम करो ना, तुम अपने बाल काले करवा लो, एकदम ब्रिटिश लगोगी। और जैसे ही पॉपी के बाल काले किए जाते हैं वो एकदम से अपनी माँ की तरह दिखती है। पॉपी को ये वाला लुक बहुत ही पसंद आ जाता है। फिर सभी डांस पार्टी में जाती है, वहाँ हैरियट एक क्वीन की तरह, हाँ दोस्तों क्वीन की तरह ड्रेस करके फ्रेडी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन तब एंट्री होती है पॉपी और उसकी टीम की। हैरियट बौखला जाती कि ये क्या ड्रेस पहन के रखा हुआ इन लोगों ने। फ्रेडी भी जैसे पॉपी का ही इंतजार कर रहा था। पॉपी कहती कि फ्रेडी यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ना मेरे साथ डांस करो, कहकर वो हैरियट के सामने फ्रेडी का हाथ पकड़ के लेके जाती है और रोमांटिक म्यूजिक के साथ वाइब करके दोनों डांस करने लगते हैं। गुस्से में हैरियट जाकर सॉन्ग चेंज कर देती है
और फास्ट सॉन्ग चला देती है। पर पॉपी कहाँ हार मानने वाली थी, वो फास्ट सॉन्ग पर भी मस्त डांस करती है और लगता है दोस्तों उसने काफी शराब पी के रखी हुई है और वो गिर जाती फिसल कर। वो फ्रेडी से कहती है कि जरा मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाओ ना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो फ्रेडी एकदम प्यार भरी आवाज में कहता है हाँ हाँ चलो ना, कहकर वो पॉपी को हाथ पकड़कर उसको लेके जाता है और अलग हो जाता है। हैरेट तो अपनी चमचों को फिर उनके पीछे लगा देती है कि जाओ 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 जाओ, जाकर देखो क्या कर रहे हैं वो। दरअसल दोस्तों फ्रेडी पॉपी को पसंद करने लगा है, लेकिन फ्रेडी के लिए पॉपी के दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। उसका तो बस एक ही इरादा है कि वो फ्रेडी से प्यार का नाटक करके नताशा को गुस्सा दिलाएगी और उसे स्कूल से फिर उसके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन फ्रेडी पॉपी के बारे में सीरियस है और बातों ही बातों में दोनों किस करने वाले होते हैं। इतने में हैरेट की चमचे आ जाती है और पॉपी को वार्न करती है कि नताशा के बेटे के साथ क्लोज होना मना है, ठीक है, जाओ यहाँ से निकल जाओ। फिर वो आपस में डिस्कस करती हैं कि अगर ये बात हैरेट को पता चल गई तो क्या होगा, उसे पता चलेगा तो वो तो और पागल हो जाएगी। एक काम करते हैं उसको नहीं बताएंगे। ये बातें उसकी चमचियां डिस्कस कर रही होती है। फिर वो स्कूल लौट आती है। पॉपी की टीम ने तो बहुत ही मस्त एंजॉय किया था। टाउन के कुछ लड़कों ने उनका फोन नंबर भी मांगा था, इसलिए वो चारों बड़ी खुश होती है क्योंकि उन्होंने कहा था ना यार हमने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। सभी पॉपी को थैंक करते हैं कि अगर तुमने हमारे लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस नहीं सिलेक्ट किए होते तो हमें लड़के देखने कहाँ मिलते। अगले दिन नताशा केट और जेनिफर को बहुत ही डांटती है कि तुम दोनों तो इस स्कूल की पुरानी स्टूडेंट्स हो, क्या तुम नहीं जानती कि पार्टी में कैसे बिहेव करना चाहिए। तुम दोनों ने शराब पीकर जो तमाशा खड़ा किया और ऊपर से लड़कों के साथ तुम घूम फिर रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसा करने के लिए पॉपी ने उकसाया होगा। पॉपी मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। तुमने अपनी अकड़ छोड़ दी और अपने रूममेट्स के साथ दोस्ती कर ली, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन तुम उन्हें उल्टा इतना बिगाड़ रही हो, इसका दुख भी है मुझे। केट और जेनिफर को दफा करके वो पॉपी से कहती देखो मैं तुम्हारे पापा को विश्वास दिला चुकी हूँ कि वो तुम्हें जैसी समझते हैं तुम वैसी नहीं हो। तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को संवारने और लाइफ में कुछ बनने के बजाय तुम यहाँ से निकलने के लिए न जाने क्या क्या गलत काम किए जा रही हो। अरे कल पार्टी के लिए तुमने अपने रूममेट्स के लिए जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी वो लाजवाब थी। सब पूछ रहे थे कि ये सब किसने किया, लेकिन अगर तुम खुद ही अपने टैलेंट को बढ़ावा नहीं देना चाहती और वापस घर जाकर अपने पापा की बिगड़ी हुई बेटी बनकर रहना चाहती हो तो फिर भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी है तो तुम्हें खुद सुधरना होगा, समझा करो बात को। और दोस्तों अब की बार नताशा की बात पॉपी के दिल पे लग जाती है और वो इस बारे में थोड़ा गहरा सोचती है। अब अगले सीन में इनके स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में वही लैक्रोस मैच चल रहा होता है और पॉपी सब्स्टिट्यूट के तौर पे बैठी होती है। तो इनकी टीम काफी मंदा परफॉर्म करती है दोस्तों। ऊपर से जेनिफर की तबीयत खराब हो जाती है और अब पॉपी को मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पर हैरेट कहती नहीं इसको कुछ नहीं आता, हम जेनिफर के बिना मैनेज कर लेंगी। पॉपी को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम अपना ईगो एक और रख लो पहले, तो ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है और मैं तो खेलूंगी जरूर, कहकर वो ग्राउंड में चली जाती है। अब यूएस में पॉपी ने दोस्तों एक गेम खेला था और उसे काफी एक्सपीरियंस भी है, तो उसके बल पर वो अपनी टीम को इस गेम में आगे बढ़ाती है और गोल पे गोल करवाकर वो इस मुश्किल गेम में अपनी टीम को जितवा देती है। और फिर क्या था, सारी लड़कियां पॉपी को सर पे चढ़ा लेती हैं। कई साल के बाद उनके होम ग्राउंड में ये गेम जीता गया था। नताशा भी पॉपी से बहुत ही खुश होती है, बहुत प्राउड फील करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पॉपी हमारे स्कूल टीम को जरूर चैंपियन बनाएगी। ऊपर से वो अनाउंस कर देती है कि आगे से इस टीम की कैप्टन हैरेट नहीं पॉपी होगी। बस दोस्तों हैरेट के लिए तो जैसे नताशा ने जले पे नमक छिड़क दिया हो, बहुत गुस्सा होती है और पॉपी से इसका बदला लेने का प्लान बनाती है। फिर कोच के साथ मिलकर पॉपी खुद ही टीम को ट्रेन करने लगती है और काफी दमदार प्रैक्टिस करवाती है। लगता है काफी बदल चुकी है पॉपी अपनी। नताशा का शायद यही प्लान था कि अगर वो पॉपी को ऐसी जिम्मेदारी देगी तो वो खुद को बदलने की जरूर कोशिश करेगी। तो पॉपी फैसला कर लेती है कि वो अपने पापा को प्रूव करके दिखाएगी कि वो लाइफ में कुछ कर सकती है। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों और अब इनकी टीम सेमीफाइनल्स तक जीतकर फाइनल्स में पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पॉपी रूबी और अपनी बहन मॉली को मेल करना जारी रखती है। वो अब भी नहीं जानती कि उसका बॉयफ्रेंड और रूबी दोनों ही उसे चीट कर रहे हैं। इतने में जेनिफर आ जाती है और कहती है कि फ्रेडी तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता है, तुम जाओ एंजॉय करो। पॉपी भी चली जाती है, लेकिन वो कंप्यूटर से लॉग आउट करना भूल जाती है और उसका मेल भी खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि कोई और उस सिस्टम को एक्सेस करके पॉपी का मेल चेक कर रहा है और यहाँ पॉपी और फ्रेडी मस्त घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं और किस भी करते हैं। दोनों मतलब खूब अच्छे एंजॉय करते हैं। पॉपी बहुत ही अच्छे मूड में हॉस्टल लौट आती है, लेकिन उसकी रूममेट्स गुस्से में बैठी होती है क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों पॉपी ने शुरू में इन चारों के बारे में रूबी को मेल्स लिखे थे कि मेरी रूममेट्स लो क्लास की हैं, मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, मुझे तो बस यहाँ से बच निकलने का कोई मौका चाहिए, बस इसीलिए दोस्ती करनी पड़ रही है वगैरह वगैरह। और उन मेल्स का प्रिंट आउट इनको मिल चुका है। दरअसल पॉपी के सिस्टम को किसी ने एक्सेस करके उन मेल्स को पढ़ा और इन पुराने मेल्स का प्रिंट आउट इनके कमरे में फेंक दिया था। उसे पढ़कर अब ये चारों बहुत ही हर्ट हो चुकी हैं दोस्तों। कहती हैं कि हमने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की पर तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। अरे हम मानते हैं कि हम तुम्हारी तरह अमीर घर से नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें अपनी दोस्त माना पर तुमने तो हमें नीचा समझा। तो पॉपी कहते देखो शुरू में मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह के मेल्स लिखे क्योंकि मैं यहाँ से कैसे भी करके चली जाना चाहती थी, लेकिन
अभी मेरा यकीन करो, अब मुझे तुम सभी के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इस स्कूल को छोड़कर नहीं जाना चाहती। पर वो नहीं मानती दोस्तों, और पॉपी की दोस्ती तोड़कर चली जाती है। दूसरी ओर जिसने भी ये प्रिंट आउट्स लिए थे उसने फ्रेडी को भी एक मेल प्रिंट आउट भेजा होता है, जिसमें पॉपी ने अपना प्लान लिखा था कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे हेड मिस्ट्रेस के बेटे से प्यार का नाटक करना पड़ रहा है। ये पढ़कर फ्रेडी को बड़ा गुस्सा आता है कि पॉपी ने मेरा इस्तेमाल किया। पॉपी भी फ्रेडी से बात करने जाती है, लेकिन वो पॉपी के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। उस रात वो चुपके से फिर कंप्यूटर रूम में जाकर रूबी को कॉल करती है ताकि उससे बात करके मन थोड़ा हल्का कर पाए। रूबी पॉपी से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे पॉपी के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट का कॉल आता है, और वो पॉपी से कहती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। लेकिन ये कहकर वो पॉपी का कॉल कट करना भूल जाती है और रॉबर्ट का कॉल अटेंड कर देती है और उससे बातें करने लगती है। कहती, रॉबर्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था, एक नंबर की पागल है यार वो तो। अभी तक समझ नहीं पाई कि हम दोनों उसके पीछे क्या कर रहे हैं। वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठी कि तुम उसका इंतजार कर रहे होगे। बताओ यार, हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। दोस्तों ये सुनकर पॉपी का दिल टूट जाता है। वो कहती कि रूबी तुमने मेरा कॉल कट क्यों नहीं किया। और तब जाकर रूबी रियलाइज करती कि पॉपी ने उसकी सारी बातें सुन ली। तो पॉपी कहती है, रॉबर्ट और तुम साथ में हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और आइंदा ना कभी मुझसे बात मत करना प्लीज, ना ही मुझे कभी नजर आना तुम। कहकर पॉपी गुस्से में कॉल कट कर देती है। बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब स्कूल में उसका ना कोई फ्रेंड्स है और फ्रेडी भी एक तरफ से चला गया जिससे वो प्यार करने लगी थी। रूबी जिसको अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी उसने भी उसको धोखा दे दिया। इन बातों को सोचते सोचते पॉपी लाइटर को बार बार ऑन कर रही होती, जो कि अचानक वहाँ के पर्दे पे लग जाता है और पर्दा जलने लगता है। हालांकि वो तुरंत उसे बुझा भी देती है, लेकिन तब किसी की आहट सुनकर वो तुरंत अपने कमरे में आ जाती है। पर तभी दोस्तों वहाँ बहुत बड़ी आग लग जाती है। शायद पॉपी ने ठीक से आग बुझाई ही नहीं, और इसी बीच रोज की तरह जेनिफर फ्रीजर रूम में पेस्ट्री चुराने आई होती है। वो बाहर झांकती है, लेकिन आग को देखकर वो डर के मारे अंदर चली जाती है और बाहर से दरवाजा लॉक हो जाता है। जेनिफर अंदर फंस जाती है। इतने में फायर फाइटर्स आ जाते हैं और आग बुझाने में लगे होते हैं। सारी स्टूडेंट्स को बाहर इकट्ठा कराया जाता है, सिर्फ जेनिफर मिसिंग होती है। और पॉपी जानती है कि जेनिफर रोज रात को फ्रीजर रूम में जाकर पेस्ट्री चुरा कर खाती है, तो वो तो एक पल की भी देरी नहीं करती, तुरंत फायर फाइटर्स को खबर करके उन्हें फ्रीजर रूम की ओर जाने के लिए कह देती है। जैसे तैसे दोस्तों जेनिफर को बचा लेते हैं। फिर फ्रेडी अंदर जाकर देखता है तो उसे पॉपी का लाइटर मिलता है और वो समझ जाता है कि ये आग पॉपी ने लगाई होगी, पर वो किसी को नहीं बताता और सीधे जाकर पॉपी से कहता है कि तुमने ये आग क्यों लगाई, क्या तुमने ये इसीलिए किया कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। पॉपी कहती, नहीं नहीं प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, गलती से मेरे हाथों से पर्दे में आग लग गई थी और मैंने उसे पूरी तरह से बुझाया भी था, लेकिन पता नहीं कैसे छूट गई आग। मैंने तो पूरा बुझा दिया था। पर फ्रेडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। कहता है कि जरूर स्कूल के कोर्ट में ये केस चलेगा और तभी सच का पता चलेगा। अब अगले ही दिन एक मीटिंग में नताशा कहती है कि कल जो आग लगी वो महज एक्सीडेंट नहीं था, जरूर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। मैं चाहती हूँ कि जिसने भी ये किया वो पर्सनली मुझसे मिलकर अपनी गलती कबूल करे, वरना स्कूल के कोर्ट में मुकदमा चलेगा और फिर फैसला होगा। पॉपी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अगर वो कबूल करेगी तो सच में दोस्तों उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और अब वो ये नहीं चाहती। पहले तो वो यही चाहती थी, पर अब वो जाना ही नहीं चाहती यहाँ से। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचता तो वो नताशा को सच बताने का फैसला करती है। लेकिन जाने से पहले वो फ्रेडी को एक खत लिख कर भेजती है कि शुरू में मैंने यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती की, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मैं समझ गई कि तुम कितने अच्छे हो और मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए सॉरी। फिर पॉपी अपना लाइटर ले जाकर नताशा को देती है और अपनी गलती कबूल कर लेती है। कहती है कि आप ये मत समझना कि मैंने स्कूल से निकलने के लिए सब किया है, ये बस एक एक्सीडेंट है। उस दिन आपकी बातें सुनकर मैंने अपने आप को बदलने का फैसला किया, सुधरने की कोशिश की, और अब मैं सच में इस स्कूल से जाना नहीं चाहती। यहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती हूँ। तो नताशा कहती है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देती हूँ बेटा, लेकिन अब बात स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंच चुकी है, जरूर इंक्वायरी होगी, देखते हैं स्कूल के कोर्ट में क्या फैसला लिया जाता है। पॉपी और उसकी फ्रेंड्स ने टाउन में जो फोटो ली थी उसे पॉपी केट को देखकर अपनी फ्रेंड्स को गुड बाय कहने जाती है, क्योंकि अब उसको यकीन हो चुका है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन केट कहती है कि यही तो तुम चाहती थी, अब तुम्हें हम लो क्लास लड़कियों के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कितना बढ़िया है, जाओ जाओ वापस यूएस जाओ, रहो अपने बड़े घर में, अमीर घर में। इस तरह गुस्सा होकर वो भी चली जाती है और पॉपी बिल्कुल उदास। लेकिन तब वहाँ पे रखी एक फोटो उसको दिखती है जिसमें कई साल पहले इस स्कूल की लैक्रोस टीम खड़ी थी। उसमें अपनी माँ को देखकर पॉपी चौंक जाती है। मतलब दोस्तों पॉपी की माँ भी इसी स्कूल में पढ़ती थी और लैक्रोस टीम के प्लेयर भी थी वो। गैरी ने कभी पॉपी को इस बारे में नहीं बताया, यानी उसके पापा ने नहीं बताया। तब फ्रेडी पॉपी का वो खत पढ़कर आता है और उसे हिम्मत भी देता है। पॉपी तो रोती है कि मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत ही गलत समझ रही हैं और यूएस में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया और मेरे पापा ने भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरी माँ इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। मैं अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं अकेली हो चुकी हूँ बिल्कुल, और मुझे जब ये स्कूल अपने परिवार जैसा लगने लगा था, न जाने मेरे साथ वो आग वाली घटना हो गई।
अब शायद मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, हालांकि मैं जाना तो नहीं चाहती। अगले सीन में हम स्कूल का कोर्ट देखते हैं। पॉपी के बारे में स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी अपनी राय और गवाही देती हैं। हैरेट पॉपी के खिलाफ गवाही देती है दोस्तों, और यहाँ पॉपी की रूममेट्स इस बारे में डिस्कस कर रही होती हैं कि क्या किया जाए। तो जेनिफर कहती है कि उस दिन फ्रेडी पॉपी को डेट पे ले जाने आया था, मैंने ही पॉपी को उसके साथ भेजा था। पॉपी अपना मेल खुला छोड़कर चली गई थी, शायद तभी किसी ने उसे एक्सेस करके उसके मेल्स का प्रिंट आउट निकालकर हमारे कमरे में फेंका होगा। दूसरी ओर हैरेट पॉपी के खिलाफ कई सारी बातें कहती है और प्रूव करने की कोशिश करती है कि ये आग पॉपी नहीं लगाई थी, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए। ये बात वो रखती है कोर्ट में। अब यहाँ जेनिफर और बाकी लड़कियां पॉपी की डायरी पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि शुरू में मुझे अपनी रूममेट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उन्हें समझने लगी, उनके फ्रेंडशिप को एंजॉय करने लगी। पहले तो मैं कैसे भी करके स्कूल से निकल जाना चाहती थी, लेकिन अब मेरी इन 4 फ्रेंड्स को छोड़कर मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता। चारों समझ जाती हैं दोस्तों कि पॉपी झूठी नहीं है, वो सच में इनकी फ्रेंडशिप को अहमियत देती है। और फिर चारों हॉल में आती है जहाँ पे इंक्वायरी चल रही है। उन्हें देखकर पॉपी बड़ी खुश होती है कि चलो मेरे साथ वाली तो कोई है। हैरेट पॉपी के खिलाफ सबूत पेश करने लग जाती है और बातों ही बातों में वो कह देती है कि पॉपी ने अपने लाइटर से ये आग लगाई थी। उसके लाइटर पे लिखा था आई लव LA यानी लॉस एंजलिस। तो मौका पाकर हैरेट की चमचियां भी हैरेट के खिलाफ बोल देती हैं। वो कहती है लाइटर? कैसा लाइटर? लाइटर का तो यहाँ किसी ने जिक्र किया ही नहीं था, और तुम्हें कैसे पता चला कि पॉपी ने लाइटर से आग लगाई? और तब पॉपी भी कहती है कि हाँ, मेरे लाइटर के बारे में फ्रेडी और हेड मिस्ट्रेस नताशा के अलावा कोई नहीं जानता था, फिर तुम्हें कैसे पता चला? फंस गई दोस्तों हैरेट। असल में पॉपी के हाथों गलती से पर्दे पे आग लग गई थी, जिसे उसने बुझा दिया था। फिर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन फिर हैरेट वहाँ पे आई और उसने पॉपी का लाइटर वहाँ देखा और दोबारा से आग लगा दी ताकि पॉपी पर इल्जाम लगे। और अब क्योंकि हैरेट की पोल खुल चुकी है, तो वो पॉपी को भड़क कर कहती कि तुम्हारे आने से पहले इस स्कूल की रानी थी मैं, लेकिन जब से तुम आई हो सब तुम्हारी तरफ हो गए। तुम्हें हर कोई सर पे चढ़ा के रखता है। फ्रेडी जिससे मैं प्यार करती थी उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया। अरे मुझसे बात तक नहीं करता, सिर्फ तुमसे बात करता है। इस तरह भावनाओं में बहकर नताशा के सामने वो सब कुछ बक देती है और नताशा गुस्से में चिल्लाकर कहती कि हैरेट तुम निकल जाओ। और फिर वो एकदम भीगी बिल्ली की तरह हॉल छोड़कर चली जाती है। सारी लड़कियां बहुत ही खुश होती हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी हैरेट को पसंद नहीं करता था और सभी यही चाहती थी कि पॉपी यहीं रह जाए। सब आकर पॉपी से लिपट जाती हैं और पॉपी की रूममेट्स भी उसको सॉरी कहती हैं कि हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा दिल दुखाया। तो पॉपी कहती कोई बात नहीं, मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और अब दोस्तों फाइनल मैच को दिखाते हैं। बड़े बड़े लोग आए होते हैं पॉपी का ये मैच देखने के लिए। उसके पापा गैरी भी आया होता है। पहले तो पॉपी को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि पॉपी ने अपने बालों का रंग जो बदल दिया। फिर नताशा इशारा करती है कि वो है पॉपी, देखिए देखिए अपनी टीम को कितना मस्त लीड कर रही है। उसको देखकर गैरी सच में चौंक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। मैच काफी टफ होता है दोस्तों, लेकिन आखिर में जेनिफर एक गोल करके अपनी टीम को जिता देती है और इस तरह कई साल के बाद का स्कूल लैक्रोस का ये फाइनल मैच जीत जाता है। सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गैरी को देखकर पॉपी उससे लिपट जाती है और पूछती कि आप कैसे आ गए पापा? तो वो कहता है कि नताशा ने मुझे बताया कि तुम बदल चुकी हो, बस इसलिए देखने चला है कि मेरी बेटी कितनी बदली है, और तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सच बता रहा हूँ। तो पॉपी कहती है आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि माँ ने भी यहाँ से पढ़ाई की थी? तो फ्रेडी कहता है कि मैंने सोचा यहाँ आकर तुम खुद ही जान जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। तुम अपने आप को पहचान चुकी हो, यही मेरे लिए काफी है। कहकर वो अपनी बेटी को उठा लेता है और अगले सीन में हैरेट को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। उसको जाते हुए देखकर उसकी चमचियां बड़ी खुश होती है और उस पर कोई मरा हुआ पक्षी फेंक कर कहती है कि गुड बाय फॉरएवर एक्स बॉस, आइंदा कभी यहाँ वापस मत आना। और फिर समर वेकेशन में पॉपी अपनी चारों रूममेट्स को US में अपने घर इनवाइट करती है। फ्रेडी को भी बुला लेती है और सभी मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये फ्रेंडली बच्चों वाली मूवी खत्म होती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।